हाँ जी, very good morning, dear students. So, very delighted to tell you that today we are going to talk about last lecture of chapter chemical bonding. The last lecture that we had started yesterday was hydrogen bonding, and we have talked about various beautiful things about hydrogen bonding, like how hydrogen bonding affects physical properties of compounds which have hydrogen bonding, like dissociation, like association, like melting and boiling point, like solubility. In dissociation, we have talked about why KHF2 exists but KHCl2, KHBr2, KHI2 does not exist. In melting and boiling point, we have talked about how hydrides of group 15, 16, 17 have melting and boiling point higher than their respective group members. And in association, we have talked about that carboxylic acid exists as a dimer, due to which molecular mass of carboxylic acid become double. It's abnormal thing. And now we are going to talk about unique properties, six property that we are going to talk about so far as hydrogen bonding is concerned, unique properties of ice. इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक क्वेश्चन कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे क्यों होती है और आइस जो है वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करती है। तो पहले मैं प्राइमरली फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डिटेल में देना चाहूँगा कि वाटर की डेंसिटी जो है मैक्सिमम होती है ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। देखिए वाटर का स्ट्रक्चर देखिए, HOH, OH, 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 HO। तो सब में HOH हो रहा है और हर ऑक्सीजन के साथ आप H लगा देना। मैं एक्चुअली स्ट्रक्चर बनाने का तरीका बता रहा हूँ। तो वाटर में जैसे ये वाटर है वी शेप या बेंड शेप, तो ये अगले वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है और ये वाला हाइड्रोजन अगले वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। तो यहाँ पे एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ये आइस में होता है। तो ये आइस का स्ट्रक्चर है। अब सोचिए ये आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। आप इसको थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कीजिए, से 1 डिग्री सेल्सियस पे ले जाइए, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, स्टॉप। 4 डिग्री सेल्सियस पे ये केज लाइक स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। तो जब 4 डिग्री सेल्सियस पे ये केज लाइक स्ट्रक्चर ब्रेक करता है तो नेचुरली सारे वाटर मॉलिक्यूल नेचुरली 0 डिग्री सेल्सियस को 4 डिग्री सेल्सियस पे ले गए तो आइस तो पिघल जाएगी ना, तो केज लाइक स्ट्रक्चर टूट जाएगा और वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ जाएंगे। गॉट इट? वाटर के मॉलिक्यूल जब पास आएंगे तो आपने क्या पढ़ा हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लोअर क्लासेस में। जब वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर जाएगा और डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। दिस स्पेसिफिकली
happens at 4 degrees Celsius must be a question in your mind. Why not at 5 degrees Celsius? Well, beyond or above 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर चले जाते हैं तो ये वाटर के मॉलिक्यूल जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है, तो वाटर के मॉलिक्यूल हीट को गेन कर लेंगे। हीट को गेन करने से इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी वाटर मॉलिक्यूल की। वो जिगजैग मोशन में मूव करेंगे कंटेनर के अंदर, एक दूसरे से फिर दूर चले जाएंगे। जब एक दूसरे से फिर दूर चले जाएंगे तो वॉल्यूम जो है वो फिर से इंक्रीज कर जाएगा और डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं बता दूं, बहुत सारे एग्जामिनेशन में इसको 4 डिग्री सेल्सियस की बजाय 277 केल्विन भी लिख देते हैं। तो आपको दोनों यूनिट्स अच्छे से पता हैं, डिग्री सेल्सियस भी और केल्विन भी। तो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। मुझे लगता है कि आपको समझ लग गया होगा। अच्छा, अब इसका दूसरा पार्ट है कि आइस पानी के ऊपर फ्लोट क्यों करती है। भैया, आइस का स्ट्रक्चर जो है केज लाइक है। वॉल्यूम इज वेरी हाई फॉर सेम मास ऑफ वाटर। डेंसिटी of ice is less than density of water. मैं इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। आपके पास 100 ग्राम पानी है और 100 ग्राम आइस है। जो 100 ग्राम पानी है उसमें तो वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ गए हैं। जो 100 ग्राम आइस है, यानी सेम मास ऑफ वाटर लेना है, उसमें केज लाइक स्ट्रक्चर है। तो अगर 100 ग्राम आइस में केज लाइक स्ट्रक्चर है तो नेचुरली उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। वॉल्यूम और डेंसिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आइस का वॉल्यूम सेम मास ऑफ वाटर के लिए ज़्यादा होगा तो आइस की डेंसिटी 100 ग्राम वाटर के कंपैरेटिवली कम होगी। जिसकी डेंसिटी कम होती है वो डेफिनेटली दूसरे सब्सटेंस के ऊपर फ्लोट करता है। तो इसलिए आइस जो है वाटर के ऊपर क्या करेगी, फ्लोट करेगी। आई एम वेरी श्योर दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, 100 ग्राम आइस है, 100 ग्राम पानी है। पानी का स्ट्रक्चर टूट चुका है, पानी में मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ चुके हैं। आइस में केज लाइक स्ट्रक्चर है, वॉल्यूम ज़्यादा है। वॉल्यूम ज़्यादा है तो आइस की डेंसिटी कम है। तो जिसकी डेंसिटी कम होती है वो दूसरे सब्सटेंस के ऊपर फ्लोट करती है। तो 100 ग्राम ही पानी लिया था आपने, 100 ग्राम ही आइस ली थी। तो आइस की डेंसिटी जो है वाटर के 100 ग्राम वाटर की डेंसिटी के कंपैरेटिवली कम है। तो इसलिए आइस जो है वाटर के ऊपर डेफिनेटली फ्लोट करेगी। ठीक, गॉट इट बच्चा। ये सारी एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे दी हुई है और ये भी बताया हुआ है कि आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, ये वाटर के ऊपर फ्लोट करती है और वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है कौन से टेम्परेचर पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। और ये भी जो मैंने बताया कि अगर 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले जाओगे तो वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगे, और अगर दूर जाना शुरू करेंगे तो क्या होगा आप खुद सोच के देखिए। वैसे मैं पीछे अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक, इस पेपर में ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगली शीट पे चलते हैं। अगली शीट पे है कि जिन मॉलिक्यूल में
हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, वॉलेटिलिटी लो होती है, मैं एक्सप्लेन करूँगा वॉलेटिलिटी का मतलब, एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन हाई होती है। तो ये सारी एबनॉर्मेलिटीज़ एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम विस्कोसिटी को डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। मेरे पास ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है जिसका नाम ग्लिसरोल है, जिसे ग्लिसरिन भी कहते हैं। इसे प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल कहते हैं, 10th स्टैंडर्ड में बताते हैं। अगर आपको नहीं बताया गया तो हैट्स ऑफ टू योर टीचर। ये ग्लिसरोल है, तो कार्बन के साथ OH है, कार्बन के साथ OH है, कार्बन के साथ OH है, प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। इसे ग्लिसरोल कहते हैं या ग्लिसरिन भी कहते हैं। इसकी विस्कोसिटी जो है ग्लिसरिन की कितनी ज़्यादा होती है? आपने कभी केमिस्ट शॉप से ग्लिसरिन बाय की है और आप उसे ज़मीन पे, चलो आप ऐसा करना, अगर नहीं बाय की तो जाना मार्केट में और ग्लिसरिन बाय करना, 10 या 12 या 15 रुपए की आपको एक छोटी बॉटल इतनी सी मिल जाएगी, और उसको फिर ज़मीन के ऊपर गिराना, ठीक है। तो आप देखना कि ग्लिसरिन जब ज़मीन के ऊपर गिरेगी तो फ्लो नहीं करेगी ज़्यादा, बड़ा आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि ड्रॉप बन के पड़ी रहेगी, जैसे किसी ने उसको मारा होता है तो अपनी जगह पे ही स्टे कर जाती है। उसका रीज़न है, ग्लिसरॉल की विस्कोसिटी इसलिए इतनी ज़्यादा है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। और आपको बताया है जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो ग्लिसरॉल में तो 3 OH मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना गाढ़ापन आएगा। गाढ़ा मतलब थिकनेस आएगी, थिकनेस मतलब विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। सो हायर द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, higher is going to be the viscosity. It has been compared with dihydric alcohol. Dihydric alcohol का मतलब जिसमें 2 OH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी विस्कोसिटी ग्लिसरॉल के कंपैरेटिवली कम होगी क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनाएगा वो कंपैरेटिवली उनका नंबर ग्लिसरॉल के कंपैरेटिवली कम होगा। एंड ग्लाइकोल की विस्कोसिटी जो है इथाइल अल्कोहल के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी क्योंकि इथाइल अल्कोहल में सिर्फ एक ही OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। सो दैट मीन्स ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल, हायर इज गोइंग टू बी द विस्कोसिटी, या सिंपल वर्ड में बोलें थिकनेस, ठीक है। तो इसलिए ग्लिसरॉल की थिकनेस या विस्कोसिटी ग्लाइकोल से ज़्यादा है और ग्लाइकोल की थिकनेस जो है इथाइल अल्कोहल से ज़्यादा है। वाटर को फ्लो करके देखो, वाटर में भी OH बॉन्ड्स होते हैं, वाटर में भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अभी बताया ऐसा आइस के अंदर होता है, लेकिन वैसे भी जो लिक्विड वाटर होता है उसमें भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है वाटर का। तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट ग्लिसरॉल जितना नहीं है क्योंकि वाटर में 3 OH बॉन्ड्स नहीं प्रेजेंट। सो ग्रेटर द नंबर ऑफ OH बॉन्ड, ग्रेटर इज गोइंग टू बी द विस्कोसिटी। अब जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, थिकनेस ज़्यादा होगी, वो सरफेस पे ऐसे ही रहेगा, फ्लो नहीं करेगा। उसको जो रूम टेम्परेचर पे आप उससे वो वॉलेटाइल नहीं होगा, उसकी वॉलेटिलिटी कम होगी। अच्छा आप ऐसा कीजिए,
आप एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करना, आप ग्लिसरीन आज बाय कर ही लो यार। बच्चों, आप क्या करो, केमिस्ट शॉप से ग्लिसरीन की एक बॉटल ले ही लो, 15-20 रुपए वाली। ये ना कहना कि हमें एक पूरी बॉटल चाहिए 1 लीटर की, घर वालों का पैसा वेस्ट करवाओगे। 15 रुपए की ग्लिसरीन की बॉटल छोटी सी मिल जाएगी, उसे कंटेनर में, ओपन कंटेनर में, कटोरी में डाल के, और उतना ही वाटर एक दूसरी कटोरी में डाल के छत पे रख दो, या रूम टेम्परेचर पे अपने डाइनिंग पे, या टेबल पे, सेंटर टेबल पे, साइड टेबल पे, कहीं भी रख दो। तो आप 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20 दिनों के बाद देखोगे कि ग्लिसरीन का लेवल तो वहाँ का वहीं ही है, लेकिन वाटर की मेज़रमेंट आप दोबारा से करोगे, आपके पास मेजरिंग कंटेनर भी होना चाहिए, वाटर का वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम है, तो उसकी वॉलेटिलिटी भी कम है, वो जल्दी वॉलेटिलाइज हो गया, जल्दी वेपर की फॉर्म में चला गया ऊपर। जबकि ग्लिसरॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज़्यादा है, तो ग्लिसरॉल की वॉलेटिलिटी कम है, ये वेपराइज नहीं करेगा। इसका मतलब इसे हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए, यानी इसे हीट चाहिए तभी ये वेपराइज करेगा। गॉट इट? तीनों पॉइंट जो हैं इसमें कवर हो गए। आगे चलते हैं नेक्स्ट शीट पे। आगे आई वुड लाइक टू टेल यू दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की 2 टाइप्स होती हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक इंटरा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने अभी तक जितना भी काम करा है, वो इसमें जितनी भी एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं, वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पढ़ी हैं। चाहे ये एग्जाम्पल पढ़ी है, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एग्जाम्पल है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, फिर सेकंड मॉलिक्यूल थर्ड के साथ बना रहा है, थर्ड मॉलिक्यूल फोर्थ के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। तो जब एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे ये तो सारे वाटर हैं, तो कल मैंने एक एग्जाम्पल आपको वाटर और अल्कोहल की भी बताई थी। जैसे ये है, कल बताई थी, ये वाटर है, ये अल्कोहल है, ये भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जब एक ये लंबी चेन बना देते हैं मॉलिक्यूल आपस में, एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, दे कीप ऑन मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दैट केस definitely such kind of bonding is called as intermolecular hydrogen bonding. Got it? तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने जितनी पढ़ी थी वो सारी की सारी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही पढ़ी थी। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इस तरह की बॉन्डिंग है जिसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाता। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूल के अंदर ही होती है। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूल के अंदर ही होती है। दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस विद इन द मॉलिक्यूल। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो आपने पीछे पढ़ी है, उसमें क्या था कि एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा था दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा पांचवें के साथ, एंड इट वाज बिकमिंग ए वेरी जायंट और बिग मॉलिक्यूल. But in case of intramolecular hydrogen bonding, this is a hydrogen bonding which takes place within a molecule itself and is called intramolecular hydrogen bonding. और जब विदिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, तो चिलेशन हो जाती है. चिलेशन का मतलब होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है. क्या बन जाता है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर, यानी एक रिंग बन जाती है. ठीक है, क्लोज्ड रिंग बन जाती है एक. तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या रिक्वायर्ड है.
एक तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ अटैच होना पड़ेगा, और दूसरा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होना पड़ेगा। ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे दिखाया गया है, इसका नाम मैं अभी आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन मैं बताना भी चाहता हूँ। इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में अभी ऑर्गेनिक आएगी ना यार, तो ऑर्गेनिक में हमने ये करना ही है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और ये ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड है। डोंट वरी, रेस्ट एश्योर्ड कि हमने वी हैव टू डू दिस, we have to do this, we have to know in the organic chemistry how to draw these structures, we have to do the nomenclature actually in organic chemistry. बाई चांस इसमें चलो ये दो स्ट्रक्चर आ गए हैं तो ठीक है, ये हमें करने पड़ेंगे। तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, इसमें हाइड्रोजन जो है डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच है, जो कि प्री कंडीशन है, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होना चाहिए। आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये डॉट्स देख रहे हैं ना, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। तो ये बॉन्डिंग जो है मॉलिक्यूल के अंदर ही है, तो जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूल के अंदर ही होगी, इज कॉल्ड एज इंटरा molecular hydrogen bonding. This bonding is called as intramolecular hydrogen bonding. Got it? ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और इसको अब यहाँ पे एक वर्ड पढ़ा था हमने, चिलेशन। तो देखिए ये एक कार्बन है, आप कहेंगे सर नज़र नहीं आ रहा। बेंजीन में क्या होता है, कितनी बार बताया आपको, कार्बन होते हैं, कार्बन 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 कार्बन, और उनके साथ क्या अटैच होता है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। यहाँ नहीं लगाऊंगा क्योंकि हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे बॉन्ड लग गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन नहीं लगाऊंगा क्योंकि इसकी जगह पे बॉन्ड लग गया। ठीक है, तो अब आप देखिए ये चिलेशन का क्या मतलब है। इसमें देखिए कि ये 6 मेंबर्ड रिंग बन गई है। 1 कार्बन, दूसरा मेंबर नाइट्रोजन, तीसरा मेंबर ऑक्सीजन, चौथा मेंबर हाइड्रोजन, पांचवा मेंबर ऑक्सीजन, 6th मेंबर कार्बन। 6 मेंबर रिंग बन गई ना। तो जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, तो चिलेशन हो जाती है। चिलेशन का मतलब 6 मेंबर्ड रिंग बन जाती है, और कई केसेस में 5 मेंबर्ड रिंग भी हो सकती है। यहाँ पे हमने 11th स्टैंडर्ड में 6 मेंबर्ड रिंग बताया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की बॉन्डिंग को जो कि विद इन अ मॉलिक्यूल होती है, दैट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई गिव अनदर एग्जांपल, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, ये OH है, यानी हाइड्रोजन जो है, देखिए चाहे इंट्रामोलिकुलर हो चाहे इंटरमोलिकुलर, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ तो अटैच होना ही चाहिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ अटैच है, और यहाँ पे एक COOH ग्रुप है, जिसे आपने 10th में कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था। तो ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये इसकी प्री कंडीशन है कि एक इसमें ये होना चाहिए कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ अटैच होना चाहिए, जो कि हो गया। एक होना चाहिए कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी अटैच टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो कोई भी हो सकता है। तो एज ए रिजल्ट इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डॉट्स दिखाए हुए हैं। तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी 6 मेंबर्ड रिंग बन गई आपकी, देखिए 1 2 3 4 5 6
6 मेंबर रिंग बन गई, चिलेशन। ये सारी चीज़ें 12th में बहुत काम आएंगी। मतलब बहुत सारे लोग शायद इसको पास कर जाते हैं, लेकिन ये ऑनेस्टली ये सारी चीज़ें 12th स्टैंडर्ड में बहुत काम आएंगी। जो बच्चे 11th में अपने सब्जेक्ट को, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, उसको बेसिक्स नहीं करते, 12th में उनको प्रॉब्लम आती है। तो आप अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग बनी है? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बनी है कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल के अंदर ही होती है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने नहीं जाता। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में मेरे को ये पता चला है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, एंड द चेन कंटिन्यूज। तो वहाँ पे फिर सरफेस एरिया बहुत इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक लंबी चेन ही बनती जाएगी, तो डेफिनेटली सरफेस एरिया तो इंक्रीज कर जाएगा। और यहाँ पे सरफेस एरिया रादर ये एक दूसरे के पास ही आ गए हैं। तो अगर ये ना बॉन्डिंग होती तो ये हवा में इधर होना था, ये इधर होना था, तो ये रादर एक दूसरे के पास ही आ गए हैं, तो ये कंट्रैक्ट कर गए हैं। कंट्रैक्ट मतलब श्रिंक कर गए हैं। गॉट इट? ओके। अब मैंने जो आगे लिखा है वो मैं एक्चुअली आपको पढ़ा चुका हूँ कि क्या कंडीशंस हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। मतलब कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल के अंदर 2 ग्रुप्स होने चाहिए जो बेंजीन के साथ लगे हैं। उनमें से एक ग्रुप जो है उसमें हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ अटैच होना चाहिए। और जो दूसरा ग्रुप होना चाहिए उसमें एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होना चाहिए। मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। अब आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि प्लेनर का क्या मतलब होता है। प्लेनर का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और जो इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यूजुअली ज़्यादातर 6 मेंबर्ड रिंग बनाती है, जिसे चिलेशन कहते हैं। ये 5 मेंबर्ड भी हो सकती है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफ़ेक्ट क्या होता है? मॉलिक्यूल का साइज़ छोटा हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि 2 ग्रुप एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देते हैं। जब मॉलिक्यूल का साइज़ कंट्रैक्ट करता है तो सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। तो जब सरफेस एरिया डिक्रीज़ करता है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, वेपर प्रेशर, ये सब चेंज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में और सॉल्युबिलिटी में, वो सारे जो हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऑपोजिट होते हैं। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ बॉन्डिंग बनाएगा तो सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, तो उसको वेपर बनाने में सारे हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। इसमें तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसी हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसके वेपर्स जल्दी बन जाएंगे, तो इसका वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा, इसको बॉयल करना ईजियर होगा। इसका मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको इंटर और इंटरा के बारे में बताया। इंटरा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, इंटर मतलब one molecule is making hydrogen bonding with the second one is making with the third one, and third one is making with the fourth one is making with the fifth one, depending upon कि आपके पास जो contents हैं वो कितने मिलीलीटर्स हैं, आपके पास जो क्वांटिटी है सब्सटेंस की कितनी है, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा ना कि कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हो सकती है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चूँकि सरफेस एरिया कम हो गया है, तो बॉइलिंग पॉइंट
और सरफेस एरिया कोरिलेटेड होते हैं। लेसर द सरफेस एरिया लेसर इज द बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना ईजियर होता है। काफ़ी खींच के मैंने टॉपिक को पढ़ाया है, क्योंकि बच्चों को आता नहीं होता ये वाला टॉपिक। ओके, तो आगे मैं लेना चाहूँगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सिग्निफिकेंस क्या है बायोलॉजिकल सिस्टम में। एक तो ये है कि वाटर लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एग्जिस्ट करता है, और हमारी बॉडी का 70% पार्ट जो है वाटर का बना होता है, तो वाटर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो वाटर H2S की तरह अगर गैस होता, कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि वाटर लिक्विड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और H2S उसी फैमिली का मेंबर जो है वो गैस है। अगर वाटर भी गैस होता तो अब पानी कैसे पीते बताइए, आओ करके ग्लास में तो नहीं पी सकते थे, सिलेंडर में पीते हैं। तो वाटर की एग्जिस्टेंस जो लिक्विड फॉर्म में है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। इसके अलावा प्लांट्स और एनिमल में वाटर जो है प्रोटीन्स के साथ अटैच होता है बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और प्रोटीन को स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिक्वायर्ड है। आप में से अगर कोई बायोलॉजी का बच्चा है तो मैं उसको क्लियरली बता दूं कि जब आप प्रोटीन का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आप देखोगे कि प्रोटीन की स्टेबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। अगर आप बायोलॉजी के बच्चे नहीं हैं, केमिस्ट्री के, नॉन मेड के बच्चे हैं, तो 12th स्टैंडर्ड में आपके सिलेबस में बायोमॉलिक्यूल चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे प्रोटीन इज़ स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एज वेल एज हम आपको डीएनए और आरएनए भी केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे +2 स्टैंडर्ड में। अगर सिलेबस सेम रहा, सिलेबस में कोई चेंजेस ना आए, तो डीएनए और आरएनए जो कि न्यूक्लिक एसिड होते हैं, लोअर क्लासेस में आप पढ़ के आए हैं, तो डीएनए में आपने खास करके पढ़ा होगा कि उसकी स्टेबलाइजेशन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है जो मैं डेलिबरेटली यहाँ पे कराना चाहता हूँ कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल स्टीम वॉलेटाइल है, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसका वेपर प्रेशर हाई होता है, जबकि पैरा नाइट्रोफिनोल जो है स्टीम वॉलेटाइल नहीं है। ये क्वेश्चन आप +2 में भी अल्कोहल फिनोल के चैप्टर में पढ़ोगे, और +1 में केमिकल बॉन्डिंग में कंसेप्चुअल क्वेश्चन में अपनी किताब में रेफरेंस बुक में देखना, वहाँ पे दिया होगा, लेकिन वहाँ पे फिगर्स वगैरह नहीं दी होती, तो आप यहाँ से बेटर समझ लेंगे। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल स्टीम वॉलेटाइल है और पैरा नाइट्रोफिनोल स्टीम वॉलेटाइल नहीं है, यानी कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बड़ी जल्दी वॉलेटलाइज हो जाता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और पैरा नाइट्रोफिनोल जो है वो स्टीम वॉलेटलाइज नहीं है और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो चलो पैरा नाइट्रोफिनोल पे आ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 1,4 पोजीशन केमिकल बॉन्डिंग में ही बताया था, डायपोल मोमेंट वाले टॉपिक में, कि 1,4 पोजीशन जो है वो कौन सी पोजीशन होती है, पैरा। P स्टैंड फॉर पैरा, पैरों में पैरा नाइट्रोफिनोल। ये पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा हुआ है, ये बेंजीन के साथ हुआ है चो, तो इसे फिनोल कहते हैं। आप कहेंगे सर हम कैसे याद करें? अरे यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर आएगा ना आपके सिलेबस में, तो अब मैं जंप तो नहीं मार सकता। मैं कोई मेढक थोड़ी हूँ कि जंप मार के, या गिलहरी थोड़ी हूँ, या बिल्ली थोड़ी हूँ जो जंप मार के यहाँ से वहाँ चला जाऊँ, बंदर थोड़ी हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट पॉसिबल। चैप्टर सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही पढ़ने होते हैं, मतलब कि जो अब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद आप केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर जो है रैंडमली भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने सारे चैप्टर यहाँ तक सीक्वेंशियल ऑर्डर में पढ़ाए हैं। जब ये चैप्टर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग सीक्वेंशियल ऑर्डर में पढ़ लेते हैं, फिर आप चाहे ऑर्गेनिक पढ़िए, चाहे इनऑर्गेनिक पढ़िए, चाहे फिजिकल पढ़िए, क्योंकि अगर आपने इनऑर्गेनिक पढ़नी है तो आपको पीरियोडिक टेबल हेल्प करेगा, अगर आपने ऑर्गेनिक पढ़नी है तो आपको केमिकल बॉन्डिंग हेल्प करेगा, अगर आपने फिजिकल पढ़नी है तो फिजिकल के तो सारे चैप्टर ही अपने आप में यूनिक होते हैं, उनका मतलब बहुत ज़्यादा कोई इनसे लेना देना नहीं होता। न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर होते हैं तो वो अपने आप में
यूनिक इन देमसेल्व्स। ऑफ कोर्स कंसेप्ट्स तो यूज़ होते ही हैं, तो आपने घबराना नहीं कि ये ऑर्थो नाइट्रो पैरा नाइट्रोफिनोल का स्ट्रक्चर हमें, इतना बड़ा स्ट्रक्चर हमें कैसे आएगा। हम आपको कराएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी आप याद रखिए कि OH बेंजीन के साथ अटैच हो तो फिनोल होता है, तो उसके चौथे कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो ये पैरा नाइट्रोफिनोल हो गया। तो पैरा नाइट्रोफिनोल का जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है वो अगले पैरा नाइट्रोफिनोल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। और कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, गैस कीजिए। इंटर के इंटरा। इंटर वाले कौन से हैं? इंटर वाले बच्चे अपने मन में सोचिए कि इंटर के इंटरा। इंटरा तो विद इन अ मॉलिक्यूल होती है। इसमें तो अगर आप इंटरा सोच रहे हो तो इंटरा तो विद इन मॉलिक्यूल होती है, ये तो विद इन मॉलिक्यूल है ही नहीं। इसमें तो एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ, फिर मैंने डॉट छोड़े हुए हैं, पेपर खत्म हो गया, मैं क्या करूं, आगे चला जाऊं? आगे तो नहीं जा सकता ना, बोर्ड खत्म हो गया मेरा यहाँ पे। तो ये दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, तो मतलब चेन बड़ी होगी ना। तो फिर ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो मैंने बताया था कि इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सरफेस एरिया लार्ज होता है। सरफेस एरिया लार्ज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी लार्ज होता है। सो इसका मतलब पैरा नाइट्रोफिनोल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। जबकि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, जो कि पीछे हम बता चुके हैं आपको, बेंजीन के साथ ये OH है और उसके ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो लगा हुआ है। आप कहेंगे सर कैसे ऑर्थो, कैसे, मतलब हमें भी बताइए। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, तो जब 1-2 पे कोई ग्रुप्स लगे हों तो उनको ऑर्थो कहते हैं। हाँ, नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बताएंगे, लेकिन फिलहाल इतना बता दूं कि अल्कोहल जो है ये सुपीरियर ग्रुप होता है नाइट्रो के कंपैरेटिवली, तो नंबरिंग हमने अल्कोहल की तरफ से शुरू करनी है, 1-2। तो 1-2 का मतलब ऑर्थो। तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है। इसमें तो इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बेचारे का साइज भी कंट्रैक्ट कर गया, सरफेस एरिया भी बहुत कम हो गया पैरा नाइट्रोफिनोल के कंपैरेटिवली, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज स्टीम volatile. That is all about today's lecture. I'm very sure you have understood your chapter chemical bonding very, very nicely. Whenever you had any doubt, I'm just one call away from you guys and gals, of course, boys and girls. तो आपसे मैं सिर्फ एक कॉल दूर हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मुझे कॉल कर रहे हो, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपकी कॉल बीच में ले लूँगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन येस, जैसे ही आई विल बी फ्री, आई विल रिवर्ट बैक टू यू, आई विल कॉल बैक यू एंड आई विल आस्क यू व्हाट इज द प्रॉब्लम। Thank you. Here is Rajiv Sachdev. I've taken up your chemical bonding. I have tried my level best. इसके बाद हमारे MCQs शुरू हो जाएंगे केमिकल बॉन्डिंग के। असाइनमेंट्स के लिए तैयार रहिए, MCQs के टेस्ट के लिए तैयार रहिए। असाइनमेंट MCQs की होंगी, टेस्ट जो है वो दोनों होंगे, MCQs के भी और थ्योरी के भी। राइट? थैंक यू वेरी मच. वी कॉल इट अ डे. लव यू ऑल गाइज. ग्रेट डे.